brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। किसी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले राजनीतिक पंडित एक चिर परिचित पंक्ति को दोहराते हैं, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। और ऐसा सचमुच में हो भी गया है। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई से जुड़े 10 उम्मीदवार भी जीत दर्ज कर पाएंगे। वजह, इमरान अगस्त 2023 से जेल में है। कई संगीन मामलों में उन्हें सजा हुई, उनके चुनाव लड़ने पर रोक थी। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने पार्टी बदली, चुनाव से पहले पीटीआई का सिंबल छीना गया। इसके चलते पीटीआई के नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, अलग अलग सिंबल्स पर। इन सब के बावजूद उन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की फेवरेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कड़ी टक्कर दी। शुरुआती रुझानों में पीटीआई समर्थित कैंडिडेट्स 150 से अधिक सीटों पर आगे थे। बहुमत का आंकड़ा 134 है। फिर खेल पलटा। जो नतीजा 8 फरवरी की रात 2 बजे तक फाइनल हो जाना था, उसमें देरी हुई। नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना बनाकर रिजल्ट रोका गया। फिर आधी रात इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को वार्निंग दी। कहा अगर समय पर रिजल्ट जारी नहीं किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जब 9 फरवरी की सुबह हुई और नेटवर्क पटरी पर आया, पीटीआई पिछड़ने लगी। रात तक पीएमएल-एन के नेता और प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार नवाज शरीफ दोनों सीटों पर पिछड़ रहे थे। अगली सुबह विजेता हो चुके थे। ऐसा ही कई और सीटों पर भी देखने को मिला। पीटीआई ने धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, अंतिम नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है। फिर भी पीटीआई की सरकार बनाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान में आधी रात क्या खेल हुआ और अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पाकिस्तान चुनाव के नतीजों की। 8 फरवरी की दुनियादारी में हमने पाकिस्तान चुनाव का पूरा गणित समझाया था। विस्तार से जानने की इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। आज हम शॉर्ट में रिकैप करा देते हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में संसद की नेशनल असेंबली और राज्यों की प्रोविंशियल असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनकी विधानसभा को प्रोविंशियल असेंबली या प्रांतीय सभा कहते हैं। इनमें बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। नेशनल असेंबली संसद का निचला सदन है, भारत की लोकसभा की तरह। नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 169। जिस भी दल या गठबंधन के पास ये आंकड़ा हो, उसकी सरकार बनती है और उसका नेता मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है। 266 सीटों पर जनता सीधे वोट डालती है। बाकी की 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। 266 में से जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं, उसी के अनुपात में आरक्षित सीटों का बंटवारा होता है। 8 फरवरी को 265 सीटों पर वोटिंग हुई। एक सीट पर एक कैंडिडेट की मौत हो गई थी, वहां चुनाव टालना पड़ा। पाकिस्तान में लगभग 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं। लगभग 45% ने मतदान किया। पाकिस्तान के समय अनुसार शाम के 5 बजे पोलिंग स्टेशंस पर ताला लग गया। हालांकि जो लोग तब तक अंदर पहुंच चुके थे, उन्हें वोट करने दिया गया। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद गिनती शुरू हो गई। उम्मीद थी कि रात के 10 बजे तक नतीजा स्पष्ट हो जाएगा और 2 बजे तक फाइनल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मसलन स्टैब्लिशमेंट का दखल, धांधली और फिक्सिंग। 8 फरवरी की रात क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। वोटिंग के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस में रुकावट देखी गई। कई पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग से रोकने का आरोप लगा। कुछ कैंडिडेट्स ने पुलिस पर मारपीट के इल्जाम भी लगाए। शाम के 5 बजे रेडियो पाकिस्तान ने खबर चलाई, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 6:30 बजे पाकिस्तान चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा रिजल्ट समय पर आएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कोई देरी नहीं होगी। अगर इंटरनेट डाउन हुआ तब भी गिनती जारी रहेगी। थोड़ी देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा का बयान भी सामने आया। बोले पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, किसी को वोट डालने से नहीं रोका गया है। रजा ने यह भी कहा कि हम इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं। सुनिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अपनी वर्किंग जो है वो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग सिस्टम है, जिससे इलेक्शन के रिजल्ट्स की कंपाइलेशन पे या इलेक्शन के कंडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रात के 9 बजे पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जाने से रोका जा रहा है। 10 बजे के आसपास इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट पब्लिश होती है। उन्होंने अपील की रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर डटे रहें, अपने वोटों की सुरक्षा करें। 1 घंटे बाद
एक और पोस्ट आई। इसमें एक टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट लगा हुआ था। उस वक्त अनऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार 125 सीटों पर आगे थे। रात 11 बजे के करीब पीटीआई ने एक वीडियो रिलीज किया। पार्टी के नेता उमर अयूब ने आरोप लगाया कि मतगणना वाली जगहों पर डिजिटल स्क्रीन बंद है, इसी स्क्रीन पर रिजल्ट जारी करने का वादा हुआ था। सुनिए। पूरी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट्स को डिले किया जाए। जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कई जगहों पे स्क्रीन्स ऑफ करके चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों में जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको दफातर से बाहर निकाला जा रहा है, मीडिया को बाहर निकाला जा रहा है। इसकी हम लोग बिल्कुल इस चीज को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। यह आरोप सिर्फ पीटीआई का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी परेशान किया जा रहा था। वे दबी जुबान में इसका विरोध भी कर रहे थे। पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोस्ट लिखकर चिंता भी जताई, मगर पीएमएलएन ने एकदम चुप्पी साध रखी थी। जानकारों ने आकलन लगाया कि उन्हें पहले से आश्वासन मिल चुका है। रात के 12:15 बजे हम्माद अजहर ने जीत का दावा किया। अजहर पीटीआई की सरकार में वित्त मंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तमाम मुश्किलात के और जबर के और खौफ के बावजूद आप बाहर निकले और आपने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियत उम्मीदवार इस वक्त बरतरी में है और इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला हमारे वजीर आजम होंगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक जितने पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स नहीं आए, हमारे तमाम कारकुन फॉर्म 45 लेने के लिए उन पोलिंग स्टेशंस के बाहर ही मौजूद रहें, वहां से मत हिलें। जैसे जैसे रात ढली और पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को बढ़त की खबर आई, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में गड़बड़ी भी बढ़ने लगी। फिर रिजल्ट आने में भी देरी होने लगी। सरकारी चैनलों पर रिजल्ट का प्रसारण रोक दिया गया। हालांकि प्राइवेट टीवी चैनल्स पर अनाधिकारिक नतीजा जारी था। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर रजा को भी लताड़ लगाई। फिर रात के 2:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी किया। रिटर्निंग ऑफिसर्स को आधे घंटे के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। फिर रात के 3 बजे पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने वीडियो रिलीज किया। दावा कि उनके उम्मीदवार 150 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सुनते हैं। रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पे बरतरी हासिल है। ये उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई किया हुआ है। लेकिन गुज़श्ता 5 घंटे से इलेक्शन का आना बहुत ताहीर का शिकार है। पहले रूटीन में ऐसा ही होता है कि 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी आपने 2 बजे तक सारा रिजल्ट अनाउंस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। उसकी कंपाइलेशन की प्रॉब्लम है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। सुबह के 5:30 बजे पीटीआई समर्थित नेता मोहम्मद बशारत रजा ने वीडियो जारी कर कहा कि उनके साथ धांधली हुई है। बकौल बशारत वो 50,000 वोटों से आगे थे, मगर उनके विपक्षी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। सुनिए उन्हें। मुझे ये मालूम हुआ है कि आरओ रावलपिंडी जो हल्का NA 55 के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई फॉर्म नंबर 47 जारी किया है और उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उसको कामयाब करार दिया है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं। 50,000 की लीड से जीत रहा हूं और पूरे हल्के में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां से मेरा मुखालिफ जो है वो कामयाब हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये तब्दीली किस तरह की गई है और किस बुनियाद पर की गई है। इसके बाद पीटीआई से जुड़े कई और नेताओं ने भी फर्जीवाड़े का इल्जाम लगाया। 9 फरवरी की सुबह पीएमएलएन की मरियम औरंगजेब का पोस्ट आया। उन्होंने लिखा, केंद्र में उनकी पार्टी ही सरकार बनाएगी। इसके थोड़ी देर बाद पीटीआई ने नवाज से हार स्वीकार करने की मांग की। लिखा, दिन दहाड़े लूट की साजिश को पाकिस्तान की जनता ने नकार दिया है। अभी स्थिति क्या है? गिनती जारी है। ईसीपी की वेबसाइट पर जारी रिजल्ट के मुताबिक 265 में से 143 सीटों का नतीजा आ चुका है। पीएमएलएन के खाते में 43 और पीपीपी को 37 सीटें मिली हैं और 55 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। इनमें से अधिकतर को पीटीआई का समर्थन मिला है, यानी सबसे बड़ी दावेदार बनकर सामने आई है। हालांकि उसके सामने सबको एकजुट रखने की चुनौती होगी। पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि निर्दलीय सांसदों की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। पीएमएलएन के नेता और पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार ने दावा किया कि कई निर्दलीय सांसद उनके संपर्क में हैं। पीटीआई क्या कह रही है?
कोई कहीं नहीं जा रहा, हम 150 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और सरकार हम ही बनाएंगे। उनके पास क्या विकल्प है? निर्दलीय सांसदों को लेकर नई पार्टी बना सकते हैं, फिर वे सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, या सांसद पहले से बनी कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वे सरकार बना सकते हैं, या पीएमएलएन या पीपीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि पीटीआई ने इससे इनकार किया है। और क्या क्या स्थितियां बन रही हैं? पहली, पीपीपी और पीएमएलएन गठबंधन में सरकार बना सकती है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पीएमएलएन को मिलेगी, जबकि राष्ट्रपति का पद पीपीपी के खाते में जाएगा। दूसरी, पीएमएलएन इस दफा फौज की फेवरेट है। नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, मगर नतीजों ने फौज को भी सदमे में डाला है। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान और पीटीआई को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर जनता ने उनका साथ नहीं दिया। अगर फौज की मनमाफिक सरकार नहीं बनी तो उसके देर तक चलने की उम्मीद बहुत कम है। ये भी आशंका है कि फौज बैकडोर से निर्दलीय सांसदों को नवाज का समर्थन करने के लिए मजबूर कर सकती है। पाकिस्तान के चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो लल्लन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने पूछा, इस बार का चुनावी नतीजा कितना आश्चर्यजनक है? साजिशों के बावजूद भी पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त कैसे हासिल की? देखिए, आश्चर्यजनक तो है, क्योंकि ज्यादा लोग तो यही सोच रहे थे कि फौज ने सब कुछ ये एक फिक्स्ड मैच कर दिया है और नतीजा पीएमएलएन की फेवर में ही जाएगा, नवाज शरीफ के फेवर में जाएगा। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो उतना आश्चर्यजनक नहीं भी है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी हाई रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। अभी एक पोल पिछले महीने आया था गैलप पाकिस्तान का, उसमें कहा गया था कि 60% के करीब उनकी पॉपुलैरिटी थी जून 23 में, और वही कम से करीब करीब वही चल रही थी। तो अब सवाल सिर्फ इतना था कि लोग हताश हो के, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनकी पार्टी को किया जा चुका है, वो जेल में है, हताश हो के घर में बैठ जाएंगे या निकल आएंगे। तो ऐसा लगता है कि इस सब होने के बावजूद वो लोग बड़े संख्या में निकल आए और उन्होंने वोट डाली, जिसकी वजह से जो पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब उसको थोड़ा चेंज किया जा रहा है। अभी तक के नतीजों को देखकर लगता है कि जनता ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नकार दिया है। नवाज को सीधे तरीके से पीएम बनाने की उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। अब एस्टैब्लिशमेंट की पकड़ कमजोर हुई है। फौज के पास क्या विकल्प हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो बात ठीक है कि फौज लग रहा था कि उनकी बैकिंग पीएमएलएन को है। क्या नवाज शरीफ को बनाते या शहबाज को बनाते, ये तो बात की बातें थी, लेकिन पीएमएलएन पार्टी उनके उनके मन में थी, ऐसा तो लगता है। वो नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा। अब उसको कोशिश करेंगे किसी तरह करने की। इससे ये भी लगता है कि जो लोग बहुत से आए जिन्होंने इमरान खान के इंडिपेंडेंट्स को वोट किया, तो जो इमरान खान का एक एंटी आर्मी स्टैंस है, उसको भी इससे सपोर्ट मिलती है। तो इस नजरिए से आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ये इम्प्रेशन मिलता है कि आर्मी की स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, दो चीज है इसमें। एक तो आर्मी की स्थिति कभी कमजोर, कभी नीचे हो जाती, कभी ऊपर, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन ओवरऑल उनका अपर हैंड रहा है। तो अभी भी देखिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब विकल्प होगा कि किसी तरह सरकार बनवाने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं की बने और नवाज शरीफ और इमरान खान और उनके सपोर्टर नहीं आए। इस समय इमरान खान जेल में है। 31 बरसों की सजा हो चुकी है। 170 से अधिक मामले ऊपर से चल रहे हैं। अगर उनकी पार्टी से जुड़े सांसद सरकार बनाने में सफल हुए तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये होने दिया जाएगा। वहाँ लीगल सवाल भी हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो इकट्ठे होके वो क्लेम्स टेक करें। ये एक बड़ी नई टेरिटरी है। इंडिपेंडेंट तो किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, किसी कोलिशन में मिल जाते हैं, उनकी सरकारें ऐसे बनी हैं। तो उनके लीगल स्टेटस के बारे में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि उनमें से कुछ लोग तो जरूर तोड़ लिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लॉयल्टी इमरान खान को नहीं थी, जिन्होंने हवा चल रही थी पीएमएलएन के फेवर में, उन्होंने टिकट लेने की कोशिश की, नहीं मिली तो उधर चले गए। तो ऐसे लोग हैं। एक दफा जब उनको नजर आएगा कि आर्मी उनकी सरकार नहीं बनने दे रही, उनको वहां तो ऑफिस मिलना नहीं है, तो वो भी पद के लालच में कुछ लोग या कुछ आर्मी के प्रेशर में
इधर आएंगे, तो उसी से ही कुछ किया जाएगा कि जो पीटीआई के किसी किस्म की लॉयल सरकार या इमरान खान के लॉयल लोगों की या उनके साथ जिनकी सिंपथी वो ना बने, और बने तो ऐसी बने जिसमें वो लोग ना हों, तो उनको तोड़ा जाएगा। और बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी कि अगर बने इन लोगों की मिलके किसी तरह लीगली बन पाए तो फिर इमरान से ही पूछेंगे कि किसको बनाए। प्रेसिडेंट जो पार्टी का है उसी ने बनाया था। एक संभावना ये भी है कि पीएमएलएन और पीपीपी गठबंधन सरकार बना सकते हैं। दोनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन में साथ थे। अगर फिर से साथ आए तो सरकार कितनी मजबूत होगी? क्या ऐसी सरकार अपने विवेक से फैसले ले पाएगी? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है। अगर आप देखें जो नंबर्स अब तक आ रहे हैं, अगर ना पीपीपी की अपनी मेजोरिटी बनती ना पीएमएलएन की बनती, लेकिन उनको मिला लिया जाए तो अभी तक हाफ वे मार्क से ऊपर है। हालांकि बहुत से रिजल्ट आने हैं, अभी तो पता लगेगा कि नंबर्स फाइनल क्या आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये पॉसिबिलिटी कि इनकी डील करवा दी जाए और उसमें बहुत बार्गेनिंग होगी, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टी का इंटरेस्ट है कि इमरान खान किसी तरह सरकार ना बना पाए, क्योंकि वो बनेगी तो इनको फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी ये है कि ये दो मिल जाएं और इनके साथ फिर आर्मी कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी ले आए जो पीटीआई के हैं, और कुछ फिर स्मॉलर पार्टीज हैं, उनकी 10-12 सीट अभी तक आ गई हैं, एमक्यूएमपी वगैरह, जो कि आर्मी के लॉयल पार्टी हैं। तो ये मिल मिला के हाफ वे मार्क से 20-25 ज्यादा सीट बन जाएगी। आज अब की स्थिति जब देखें, करीब 200 तक रिजल्ट आए हैं, जो जियो टीवी दिखा रहा है, उसको देखते हुए अगर सब मिल जाए तो ये सरकार बना सकते हैं, जिससे कि वो पीटीआई इमरान खान एलिमेंट जो है वो बाहर रहेगा। तो कोशिश तो इसी इसी लाइंस पे होगी। ये हो गया हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी अमेरिका से है। 8 फरवरी की शाम व्हाइट हाउस में आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने आए थे। दरअसल स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट हू ने बाइडेन की याददाश्त पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की है। स्पेशल काउंसिल पेशे से वकील होते हैं, उनकी नियुक्ति विशेष मामलों की जांच के लिए की जाती है। रॉबर्ट को जनवरी 2023 में अपॉइंट किया गया था। उन्हें बाइडेन के घर और निजी दफ्तर में मिली क्लासिफाइड फाइल्स की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इसी सिलसिले में अक्टूबर 2023 में हून ने 5 घंटों तक बाइडेन से पूछताछ की थी। उनकी फाइल रिपोर्ट 8 फरवरी 2024 को आई है। 345 पन्ने की रिपोर्ट में क्या दावे किए गए हैं? बाइडेन की याददाश्त सीमित है। उन्हें याद नहीं था कि वो किस अवधि में उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें ये भी नहीं याद कि उनके बेटे बीयू की मौत कब हुई। बाइडेन ने कुछ सीक्रेट फाइल्स को अपने गराज में रखा था। बाइडेन बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे 2009 से 2017 तक। ओबामा का मानना था अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक सैनिकों की तैनाती होनी चाहिए। बाइडेन इस नीति के खिलाफ थे, इसलिए वो पद से हटने के बाद डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपने घर ले गए ताकि बता सके कि उनका सोचना सही था। रॉबर्ट हूर की रिपोर्ट ने अमेरिका में हंगामा खड़ा कर दिया है। इस बरस राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाइडेन की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है, मगर हालिया खुलासे के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी बाबत 8 फरवरी की शाम बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वहां उन्होंने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। बोले कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। सुनिए उन्हें। That's Your memory has gotten worse, Mr. President. My memory is not good. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I've become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on. President Biden, something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because, in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president. I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad, I let you speak. आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी है यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आखिरकार आर्मी चीफ वलेरी ज़ालुझनी को बर्खास्त कर दिया है। इसकी चर्चा पिछले 2 हफ्तों से चल रही थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सेना के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जरूरत थी। और क्या कहा, सुनिए। Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави.
Я буду вдячний за його згоду. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. जालूजनी की जगह जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की को आर्मी चीफ बनाया गया है। उनको राजधानी कीव की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। 2022 में रूसी सेना ने कई हफ्तों तक कीव की नाकेबंदी की थी, मगर वे शहर को कब्जे में नहीं ले पाए। बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा था। उस दौरान कीव की सुरक्षा की कमान सिरस्की के हाथों में थी। देश दुनिया की और भी जरूरी और रोचक खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।